Hi everyone, welcome to the class. I hope you guys are doing really well. So welcome to the session. आज के इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर करने वाले हैं. रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब कोई भी हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है. हम रिसर्च के बारे में जानेंगे, कितने तरीके की रिसर्च होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ रिसर्च हम जानेंगे, मेथड्स कितने तरीके के होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, रिसर्च का प्रोसेस, सैम्पलिंग, थीसिस कितने तरीके की लिखी जाती हैं रिसर्च में, क्या फॉर्मेट होता है उनका, पी वैल्यू, एंड देन आ जाता है हमारा प्लेजरिज्म. तो इन सारे टॉपिक्स को हम फटाफट से बिल्कुल टू द पॉइंट करके हम खत्म करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च का मतलब क्या होता है. रिसर्च का मतलब होता है यानी कि हम जब भी नई इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास जितनी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उनसे हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उसको हम रिसर्च के नाम से जानते हैं. फाइंडिंग आउट न्यू इंफॉर्मेशन, उसको रिसर्च के नाम से जानते हैं. अब रिसर्च के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि रिसर्च कैसी कैसी होनी चाहिए. रिसर्च क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करती है यानी साफ सुथरी होनी चाहिए. जो आप बोलना चाह रहे हो, जो बयां करना चाहते हो अपने नए आइडिया में, अपने नए टॉपिक में, तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, टाइटलिंग, इंपॉर्टेंस, लॉजिक, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं रिसर्च के. अब मैं आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं. सबसे पहले रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो कि सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, बिल्कुल योजना, यानी कि पूरा जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हुए हम रेसिपी को फॉलो करते हैं ना, कि पहले हमें सब्जी डालनी है, पहले तड़का लगाना है, देन सब्जी डालनी है, देन पानी डालना है. तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट जो होता है, सिस्टमेटिक फॉर्मेट यानी रिसर्च प्रोसेस को पूरा बहुत ही बेहतर तरीके से उन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. इसको सिस्टमेटिक होनी चाहिए. रिसर्च ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च में होनी चाहिए यानी कि ये फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर होनी चाहिए, ना कि मेरा मानना ये है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने रिसर्च किया. नो, आपके मानने या ना मानने से नहीं होती, बल्कि लॉजिक क्या कह रहा है, जो आपने ढूंढा है क्या उसका प्रूफ आप दिखा सकते हो, तो उनके बेस पर होती है, जिसको हम कहते हैं रिसर्च क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है. रिसर्च में लॉजिक होना चाहिए, तो लॉजिक होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एम्पेरिकल इन नेचर होती है यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैंने रिसर्च की है कि जब पानी के अंदर मैंने रिसर्च की है कि जब नमक पानी होता है तो नमक वाले पानी में अगर मैं करंट लगाऊं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो ये मैंने अगर ये नए आइडिया को फाउंड किया है, नया आइडिया अगर मैंने ढूंढा है, तो मैं ये आइडिया जरूरी नहीं कि सिर्फ जब मैं ही करंट लगा रही हूँ तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. कोई अगर दूसरा भी उस चीज को अगर ट्राई करेगा, अगर आप लोग नमक वाले पानी में इलेक्ट्रिसिटी यानी उसके अंदर लाइट डालोगे तो आपके साथ भी वही सेम आउटकम आना चाहिए. तो उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्पेरिकल इन नेचर होनी चाहिए. ये ऐसी नहीं कि सिर्फ मैंने ही फाइंड आउट किया और मुझे ही ऐसा रिजल्ट आ रहा है. सबको, हर एक किसी को वैसा ही सेम रिजल्ट आना चाहिए, जिसे हम रिसर्च एम्पेरिकल इन नेचर के नाम से जानते हैं. रेप्लिकेबल होनी चाहिए यानी कि अगर कोई और उसको ट्राई करेगा, रिपीट करेगा, तो वो रिसर्च वैलिड होनी चाहिए. क्रिटिकल होनी चाहिए यानी कि रिसर्च के अंदर क्वेश्चंस एंड एनालाइज करके केयरफुली रिसर्च को करना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिसर्च से पूछे जा चुके हैं. सो आप देख सकते हो कि रिसर्च क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. इसी के साथ अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बेसिक रिसर्च. प्रीवियस ईयर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसी रिसर्च को बेसिक रिसर्च, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च, 3 नामों से जाना जाता है. ऐसी रिसर्च जिसका काम होता है कि हम नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, नॉलेज को इंक्रीज करना, और इसमें क्या होता है, कोई भी इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि हाउ मेमोरी वर्क्स, कि हमारी जो याददाश्त है वो कैसे वर्क करती है, सो यानी हम सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं,
हमें ये नहीं करना कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। बेसिक रिसर्च यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस से जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसको बेसिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है। अप्लाइड रिसर्च, जो भी चीजें हम सर्च कर रहे हैं उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम में हमें इम्प्लाई करना होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करना होता है। हमारी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उनसे, इसको अप्लाइड रिसर्च के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी अप्लाइड रिसर्च। वैसे तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। अप्लाइड रिसर्च जैसे कि हम जैसे कि अगर कोई बीमार हो गया, ठीक है, या फिर हम देखेंगे कि ऐसी रिसर्च ऑन मेकिंग ऑनलाइन लर्निंग, कि क्या हम रिसर्च कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग है, अभी जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर हम प्रीवियस की तरह हम नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं बेसिक रिसर्च की तरह, यहाँ पर हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्या ऐसा लॉन्च कर दूं, क्या ऐसा कर दूं कि जो हायर एजुकेशन है या एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। देन रिसर्च क्वांटिटेटिव होता है, तो जहां पर भी आपको टी नजर आएगा, यहां पर आप देखोगे टी हर जगह टी है, तो यानी कि क्या होता है, ट्रेन में टी आता है, हमसे टिकट मांगता है। ऐसी रिसर्च जो कि नंबर्स पे आधारित होती है, जो जहां पर न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिक्स जहां पर मौजूद होता है, उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ही इसके अपोजिट रिसर्च आती है जिसको क्वालिटी के नाम से जानते हैं, जहां पर इंटरव्यूज मौजूद होते हैं। इंटरव्यूज यानी लोगों के ओपिनियंस, नॉलेज, लोगों का एक्सपीरियंस, ये यहां पर मैटर की जाती है और इनके आधार पर रिसर्च की जाती है। जैसे कि सर्वे होता है, जैसे इंटरव्यूज होते हैं, तो उसको क्वालिटी रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि हम चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए जब रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना था, तो डिस्क्राइब करने के लिए जब रिसर्च की जाती है तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से एनालिटिकल रिसर्च होती है, जहां पर हम जितना भी डाटा हमारे पास वैलिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा वैलिड है कि 10 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डाटा वैलिड है इनको हम एनालाइज कर रहे हैं, हम इनको एनालाइज करें, अच्छा ये 10 सालों के बच्चे यानी कि ये क्यों यूज कर रहे हैं फोन को, हम वाई वाला क्वेश्चन करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स देख रेख नहीं कर रहे हैं, क्या ये दूसरी स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, तो आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट किया जाता है, कॉज इफेक्ट के रिलेशन को टेस्ट करना इस कॉल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं, जिसको हम इन डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉज इफेक्ट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो कि इतना आपको सो फार जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं समझ में आ गई होगी। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये क्लासेस बिल्कुल रिवीजन पर्पस से हैं हमारी, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल टू द पॉइंट हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, अप्लाई एक हमारी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉज इफेक्ट के रिलेशन को टेस्ट किया जाता है। ओके एक सेकेंड, चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ। कॉज इफेक्ट के रिलेशन को टेस्ट करना इज समथिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जो कि 10 घंटे अगर पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे पढ़ाई करने से उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, यानी कि कॉज क्या है, कॉज ये है कि वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे पढ़ाई करने से क्या उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं। तो कॉज इफेक्ट के जब भी रिलेशन को नापा जाता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर काउंट करते हैं। इसी के तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, जैसे बोला जाता है ना हमेशा से कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती है, कॉफी पीने से क्या हो जाती है, जो हमारी स्लीप है वो कम हो जाती है। तो यानी कि मैंने एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कॉफी पिला दी, अब मैं ये टेस्ट कर रही हूँ
कि कॉफ़ी पीने की वजह से जो स्लीप है, जो इफेक्ट है, क्या वो ज़्यादा सोएगा या वो कम सोएगा। तो ये होती है ऐसी रिसर्च जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रिसर्च हमारी आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक को हम इन डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई के जितने भी टूल्स हैं, एआई का क्यों यूज किया जाता है, अगर मैं ये सारी की सारी चीजें अगर मैं पढ़ रही हूँ, इनके बारे में अगर मैं जान रही हूँ, तो ये हमारा किस में आएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स हमारे, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लेना। अभी हमारे कुछ, मैं आपको बताती हूँ रिसर्च के क्या टाइप्स हमने पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि हम क्यों रिसर्च करते हैं, हमें पीएचडी करनी है, क्यों करनी है भाई पीएचडी, क्या मकसद है हमारा पीएचडी करने का, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कुछ नया ढूंढना है, हमें नई नॉलेज चाहिए, नए लॉजिक्स चाहिए, नए फैक्ट्स जानने, दैट्स वाई हम चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो जितने भी पुराने फैक्ट्स हैं, क्या वो अभी वैलिड हैं या नहीं है वैलिड। जैसे मैंने आपको बताया कि बोला जाता है कि कॉफी पीने से क्या होता है कि हम ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं। तो यानी हमेशा से जो बोला चला आ रहा है, क्या मैं उसको रिसर्च कर रही हूँ, तो रिसर्च के जरिए मुझे पता चल पाएगा कि जो हमेशा से बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है सही। हमेशा बोला जाता है सुबह 4 बजे उठ के हमें पढ़ना चाहिए, हमारे वेदों पुराणों हर जगह लिखा हुआ है। तो अगर मैं उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो दैट इज समथिंग कि जो पुराने फैक्ट्स हैं, जो हमेशा से बोला गया है, क्या सही है या गलत है। तो उसको हम क्या, यानी कि जो पुराने फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, उसको टेस्ट करने के लिए रिसर्च की जाती है। मैंने अभी आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन, तो जो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिश्ता है, इनको नापने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए रिसर्च की जाती है। देन कम्स हमारा कि रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि बच्चा फोन यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, एआई किस तरीके से जॉब्स को खत्म करते जा रहा है, एआई से क्रिएटिविटी कैसे खत्म हो रही है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो ये क्या होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, नई थ्योरीज, नए आइडियाज, नए लॉज को इंप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंड प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए, जो फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी एक काफी ज्यादा ट्रेंड है साइबर पंक एक नोवेल है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडी नोवेल है, जहां पर साइंस फिक्शन प्लस में एआई दोनों का एक साथ यूज करना, और दोनों आप देखोगे साइबर पंक एक काफी नया आइडिया आया है, साइंस फिक्शन के अंदर इसका यूज किया जा रहा है। तो यानी नई नई थ्योरीज लेकर आते रहना, उन थ्योरीज की बात करना, तो ये आ जाता है हमारा, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, जिनसे आपका प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये सिंपल आपको यहां से ये याद रखना है, पॉजिटिविज्म की बात 19th सेंचुरी में ऑगस्टे ने की थी, जो कि जिनका ये मानना था, इनका क्या मानना था वो मैं अभी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने की थी, और इसके बाद 20th सेंचुरी में पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये जो आइडिया था ये आया था। पॉजिटिविज्म जो कि 19th सेंचुरी के टाइम पर आया था, पोस्ट पॉजिटिविज्म 20th सेंचुरी में आया था। तो यानी कि ये एक मॉडर्न आइडिया है और ये थोड़ा सा पिछला आइडिया है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या बोलता है, पॉजिटिविज्म कहते हैं कि हम डिडक्टिव मेथड पर हम बिलीव करेंगे, और वहीं पर ही पोस्ट पॉजिटिविज्म इंडक्टिव मेथड के ऊपर बिलीव करता है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड के ऊपर बिलीव करता है, एंड पॉजिटिविज्म डिडक्टिव मेथड के ऊपर बिलीव करता है। और इसके अलावा एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, आई होप सो कि सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनीवन, एनी डाउट? तो हमारा डिडक्टिव मेथड की बात यहाँ पर की जाती है पॉजिटिविज्म में, जिसका मतलब होता है जर्नल से स्पेसिफिक,
थ्योरी तक जाना इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। जर्नल से स्पेसिफिक आइडिया तक जाना, यानी ये कहते हैं डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, जो भी ऑलरेडी थ्योरी हमारे पास मौजूद है, जो भी जर्नल आइडियाज हमारे पास मौजूद है, उनको डायरेक्टली रिसर्च के अंदर अप्लाई करना, रिसर्च के अंदर अप्लाई करना इन जर्नल आइडियाज को, इसको डिडक्टिव के नाम से जाना जाता है। वहीं ही इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि नहीं, हमें सबसे पहले अलग अलग जो फैक्ट्स हैं इनको ऑब्जर्व करना है एंड देन इसके बाद हम एक नई थ्योरी को बना रहे हैं, एक न्यू थ्योरी यहाँ पर या नए आइडियाज को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव मेथड। प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में आप टॉप से लेकर कहाँ तक जाते हो, बॉटम अप्रोच यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर हम नीचे से हम क्या जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच यहाँ पर रहती है कि पहले हम लोग एक लोगों से जानेंगे, उसके बाद एक नई थ्योरी बनाएंगे, और यहाँ पर जो हमेशा हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी मौजूद है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है मैथ्स का, उसको हमने अप्लाई किया, आंसर निकाल दिया। वहीं पर ही इंडक्टिव में क्या होता है, नहीं, हम एक नए फॉर्मूले की खोज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा। ये क्वालिटी में बिलीव करता है टीटी, तो यानी कि न्यूमेरिकल्स डाटा यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद, इंटरव्यूज, थॉट्स, ओपिनियंस, ये सारी चीजें मौजूद होती है। ये साइंटिफिक अप्रोच मानता है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। ये ऑब्जेक्टिविटी यानी कि फैक्ट्स की, नॉलेज की बात करता है, वहीं पर ही ये सब्जेक्टिविटी यानी कि ये ओपिनियंस की बात करता है, ये सर्टेनिटी की बात करता है, ये ह्यूमनिस्टिक की बात करता है, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करता है, और ये यहाँ पर कोई भी रियलिटी वगैरह यानी कि फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज हम अभी बात करते हैं रिसर्च में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसका नाम है एक्शन रिसर्च, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक्शन रिसर्च जिसका मतलब जो कि क्या होती है, साइकिलिक इन नेचर होती है, यानी कि ये ऐसा होता है कि यहाँ पर 4 स्टेप्स होती हैं जो कि इनके ऊपर फॉलो करती है। एक्शन रिसर्च का काम होता है कि ये इन रिसर्च का यूज तब किया जाता है जब तुरंत हमें इमीडिएटली किसी चीज के ऊपर अगर हमें अप्लाई करना है तो उसको एक्शन रिसर्च में अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा पूरा साइकिलिक प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहले प्लान किया जाएगा, देन उसके जो भी हमारे पास प्लान होगा उसको एक्शन में लिया जाएगा, एनालाइज करेंगे कि हमारा जो हमने चीजें प्लान की हैं, एक्शन किया है, क्या वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा, एनालाइज करेंगे एंड देन कंक्लूड करेंगे। अगर कंक्लूजन के बाद अच्छा रहता है, सारा 100% रिजल्ट आता है, सही रिजल्ट आता है तो ठीक है, वरना दोबारा से एक नया प्लान बनाया जाएगा, फिर एक्शन किया जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा, फिर कंक्लूड। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक इमीडिएट रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिल जाता, जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये चलता रहता है। इसको एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिनसे प्रीवियसली आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, और एक्शन रिसर्च जो है वो हमारा किस पार्ट में आता है, ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। जो मैंने आपको बताया था ना, अप्लाइड रिसर्च यानी कि हमें तुरंत अप्लाई करना है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए, तो वहां पर अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में ये 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्शन रिसर्च अभी मैंने आपको बताया, पूरा प्रॉपर इसका साइकिलिक एक्शन चलता है। एवोल्यूशन रिसर्च जिसका मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल जितनी भी पॉलिसीज निकाली है, जो भी रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं गवर्नमेंट ने, क्या वो सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एवोल्यूशन रिसर्च, हम एवोलेट कर रहे हैं पॉलिसीज को, ठीक है, प्रोग्राम्स को, तो ये आ जाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे ये हमारी कोई वो रिसर्च नहीं है, बट इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हम नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिसी रिसर्च होती हैं कि क्या हमें किस टाइम पर कैसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, तो वो अप्लाइड रिसर्च के द्वारा तय की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉज और इफेक्ट के रिश्ते को हम यहाँ पर नापते हैं, और ये हमारे इनमें भी हम देखेंगे कई टाइप्स होते हैं, इनमें भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट और एक होता है हमारा डिपेंडेंट। ओके, जो कि हमारा वेरिएबल्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। आगे अभी मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होते हैं ये वेरिएबल्स, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में जानना जरूरी होता है,
ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अब क्या होता है, रिसर्च के अंदर बायसनेस भी आ जाती है। रिसर्च में बायसनेस क्यों, क्या होता है, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि मेरा आंसर जो है वो 100% करेक्ट ही हो, जो मैं बोलना चाहती हूँ वही सही जाए, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मैं यहाँ पर बाय चॉइस या तो मैं बायस उसके अंदर पुट कर दूंगी या फिर मैं अपनी तौर पर ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करूंगी जो मेरी, पहले से ही मैंने उनको पैसे दे रखे हैं, जो मेरी बात ही मानेंगे, जो भी मैं बोलूंगी उसमें यस यस करते चले जाएंगे। तो यानी ऐसी रिसर्च जहां पर सिलेक्शन रिसर्च की मैं खुद ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रही हूं जो मेरी बात मानेंगे। कंफर्मेशन रिसर्च होती है जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ही ढूंढूंगी जो मेरे आइडियाज को बिलीव करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाहती हूं कि जेनजीज जो है वो ज्यादा अच्छी जनरेशन है, तो इसमें क्या मैं मिलेनियम से जाकर पूछूंगी, जो मैं पूर्वज है उनसे जाकर पूछूंगी? नो, तो मैं जेनजी लोगों से ही पूछूंगी, सो दैट कि जो मेरा आंसर है वो मेरी रिसर्च 100% ट्रू हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, प्लेसबो इफेक्ट यहाँ पर मौजूद होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, जब भी रिसर्च की जाती है तो उस टाइम पर हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और 10 लोगों को मैंने 5-5 के ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लिया। अब इनमें से जिसके ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ये 5 वो लोग हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, लेकिन यहाँ पर किसी को, इन लोगों को पता नहीं है कि इनके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, और जिसके चलते क्या है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट तो इनके साथ हुआ है, लेकिन ये जो 5 लोग हैं इनको लगने लग जाता है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, और जिसकी वजह से खुद ही ऐसा रिएक्ट करने लग जाते हैं कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, या खुद ही इनके आंसर्स, खुद ही इनके रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं, जिसको हम प्लेसबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका प्लेसबो इफेक्ट से पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो और कोरिलेशनल स्टडीज की बात करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, यानी कि आफ्टर द फैक्ट, यानी यू लुक एट द इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी हैपन एंड ट्राई टू फाइंड द कॉज इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोस्ट यानी कि जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जब मैं उनके पीछे रिसर्च करने के लिए जाऊंगी, यानी फॉर एग्जाम्पल जो भूकंप है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक हो चुका है, ठीक है, मैं अर्थक्वेक हो चुका है, ये इफेक्ट जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, इसका कॉज ढूंढने के लिए मैं प्रीवियस हिस्ट्री को ढूंढने लग जाऊंगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपोस्ट फैक्टो के नाम से जानेंगे। कोरिलेशनल स्टडीज क्या होती है, यहां पर हम रिश्ते को नापने लग जाते हैं कि एक्चुअल में 2 वेरिएबल्स के बीच का क्या रिश्ता होगा, जो कि हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं एक पर्सन को ज्यादा कॉफी पिला रही हूं तो उसको क्या है, ज्यादा पढ़ाई कर पाएगा, वहीं पर ही वो कम कॉफी अगर पी रहा है तो इससे क्या होगा, वो कम पढ़ाई कर पाएगा, ज्यादा कॉफी पिएगा तो ज्यादा पढ़ाई कर पाएगा। तो इन दोनों के रिश्ते को जब नापा जा रहा है तो वो क्या है, कोरिलेशनल स्टडीज के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च के प्रोसेस की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। रिसर्च का क्या एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर टॉपिक को ढूंढते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर मटेरियल्स ऑलरेडी, चीजें क्या लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च की है, कितना मटेरियल इसके ऊपर मौजूद है ऑलरेडी, रिव्यू द लिटरेचर। तीसरा यहाँ पर आ जाता है कि हम यहाँ पर हाइपोथेसिस, एक आइडिया, क्वेश्चंस हम यहाँ पर जनरेट करने लग जाते हैं कि अगर मुझे रिसर्च करनी है तो आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे यहाँ पर इंक्लूड करने चाहिए, है ना। देन उसके बाद मैं यहाँ पर रिसर्च का डिजाइन बनाऊंगी कि कौन से टूल्स, कहाँ से क्या मुझे प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी पर जाना है, क्या क्या मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, कौन से सैम्पलिंग का यूज करने वाली हूँ। देन आ जाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो सैम्पलिंग मैंने रेडी की है उनके अकॉर्डिंग मैं डाटा को कलेक्ट करने निकल जाऊंगी। कलेक्शन के बाद डाटा को एनालाइज करूंगी, एंड एनालाइज करने के बाद रिजल्ट आएगा, एंड देन उसके बाद रिपोर्ट रेडी करके मैं अपना एक नया आइडिया, कि ये मेरा भैया नया आइडिया है, नए आइडिया, नई रिसर्च को मैं इनके सामने यहाँ पर लाकर रख दूंगी। तो ये प्रोसेस होता है रिसर्च का। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजिकली इनको याद रखना है। रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं, उनकी बात करते हैं, यानी कि ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि लोगों को, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको फॉलो करनी होती है। रिसर्च हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, झूठपना नहीं होना चाहिए, प्रिवेसी मौजूद होनी चाहिए रिसर्च के अंदर, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी ऐसी रिसर्च जो कि फैक्ट्स और लॉजिक की बात करे, ना कि आपके ओपिनियंस को पोर्ट्रे करे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं उनके अंडर ही रिसर्च करी जानी चाहिए। जैसे कि रूल्स ये बोलते हैं कि आपको एनिमल्स के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं
करना तो नहीं करना होता। ओके, वैल्यूज को फॉलो करने होने चाहिए, एक्यूरेसी को फॉलो करने होने चाहिए। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रिसर्च के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप सभी को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, रिसर्च एथिक्स, हमारी ये सारी एथिक्स होती है। अब इसमें क्या होता है, रिसर्चर्स क्या होते हैं, कई बार जानबूझकर वो क्या है, घपला कर देते हैं रिसर्चर्स। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि जब भी रिसर्च के अंदर नकलीपन डाल दिया जाता है कि किसी और की रिसर्च को कॉपी किया जा रहा है, तो उसको प्लेजरिज्म के नाम से जाना जाता है। रिसर्च में क्या होता है, खुद से जानबूझ के क्या है, बनावटी कर दी जाती है, कि बनावट उसके अंदर डाल दी जाती है, जो चीजें सच नहीं भी हैं उनको सच करके पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो वो फॉल्स फैब्रिकेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही रिसर्च के अंदर जब भी झूठी बातें लिखी जा रही हैं कि जो रिजल्ट नहीं भी आ रहा उनको भी लिखा जा रहा है, तो उसे फॉल्सिफिकेशन के नाम से जानेंगे। जो डुप्लीकेशन पब्लिकेशंस मैंने डाल दिए कि ये पब्लिकेशंस ऑलरेडी मेरे मौजूद थे, तो वो क्या होता है, डुप्लीकेट पब्लिकेशंस। ये रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, प्लेजरिज्म हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि प्लेजरिज्म में ये हमारे प्लेजरिज्म के लेवल्स आ जाते हैं। जब आपकी रिसर्च जो होगी, अगर आपने 10% तक किसी से कॉपी नहीं किया या 10% तक भी आपका कोई कॉपी है, तो वहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी होती है। अब क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि 2.5% अगर रिसर्च है, 2.5%, तो वो कौन से लेवल में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए 0.05%, तो यानी ऑफकोर्स वो लेवल 0 के अंदर ही आएगा। ठीक है, 0.05%, 0.00 ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अप टू 10% कोई पेनल्टी नहीं, 10 से लेकर 40% तक, तो इसके लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से अपनी रिसर्च सबमिट करनी होती है। 40 से 60% तक कॉपी है तो आपका क्या कर दिया जाता है, 1 ईयर तक की आपके कैंसिलेशन मिल जाती है। 60% से या उससे अबव कॉपी है तो आपका रिसर्च कैंसिल कर दिया जाएगा, पीएचडी आपकी कैंसिल कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस में हमने समझा कि हमारे पास डाटा होता है और इस डाटा को एनालाइज हमें करना होता है। डाटा को एनालाइज करके हमें रिजल्ट निकालना होता है। अब हमारे पास अगर 100 लोग हैं और मैं अगर तय कर रही हूं कि इन 100 लोगों में से मैं सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का इंटरव्यू लूंगी और ये 50 लोग आगे चलकर क्या बनेंगे, इन्हीं से ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ये जो 50 लोग हैं इनको हम वेरिएबल्स के नाम से जानेंगे। इनको वेरिएबल्स, चर के नाम से जाना जाता है। वेरिएबल्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको ऊपर नीचे करने से हम क्या करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको रिसर्चर अपनी साइड से क्या कर सकता है, उसको थोड़ा सा इसको क्या कर सॉरी इसमें क्या होता है, बेसिकली रिसर्चर अपनी अकॉर्डिंग ऐसी चीजों को क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा या घटा सकता है। अब जैसे ही आप इसको बढ़ा या घटा रहे हो, इसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक पर्सन को कॉफी दे रही हूँ, ठीक है, कॉफी दे रही हूँ, मुझे पता है कि कॉफी से क्या होता है, नींद कम हो जाती है। सो मैं अपने अकॉर्डिंग, कॉफी यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैंने कॉफी ज्यादा दी तो इससे क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट के ऊपर निर्भर है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। अब जैसी कॉफी का लेवल मैंने बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, वो कम सोएगा। कॉफी का लेवल अगर मैंने घटा दिया तो इससे क्या हो जाएगा, वो ज्यादा सोएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में ये रिश्ता होता है एंड ये कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कंट्रोल करता है, रिसर्चर कंट्रोल करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो खुद से ही अपना ऊपर नीचे होता रहता है,
है। इसके अलावा कुछ अदर वेरिएबल्स भी मौजूद होते हैं जिनको कोई कंट्रोल या कुछ नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल में इनका असर होता है। जैसे कि अगर बच्चा, जब जो बच्चा है, जरूरी नहीं कि मैं उसको कॉफी दे रही हूं तभी वो ज्यादा पढ़ पा रहा है, उसको कम नींद आई है। कुछ अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, जिसकी वजह से वो कम सो रहा है। मे बी उसके एग्जाम पास में ही होंगे, मे बी उसे टेंशन होगी अपने फ्यूचर की, है ना। तो ये सारे अदर फैक्टर्स जो होते हैं तो उनको हम कंट्रोल वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, इन्हीं को ही हम जानते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जो भी इन दोनों के बीच में वर्क करते हैं इनको हम मेडिएटर वेरिएबल की नाम से हम जानते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जो कि अनदर फैक्ट्स होते हैं, यानी जो भी हमारा जो पर्सन है, जो बच्चा है, क्या वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, एज है, डाइट कैसी है, कौन से एनवायरमेंट में वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करेंगे। अदर हमारा क्या होता है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल होते हैं। एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको एक्सट्रीनियस वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक तरफ तो कॉफी है जो कि इम्पैक्ट कर ही रहा है, कॉफी तो स्लीप को ऊपर नीचे कर ही रहा है, लेकिन कॉफी के अलावा बच्चे को स्ट्रेस कितना है, कितनी टेंशन बच्चे को हो रही है ना, कितनी टेंशन, बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा लेकिन उसके लिए बच्चे की कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। तो यानी ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अदर फैक्टर्स हैं जो कि एग्जाम में जो भी बच्चा मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है, एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। यानी स्लीप तो करेगा ही करेगा, स्लीप के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर डाल रहे हैं। एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स के नाम से इसको जाना जाता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्सट्रीनियस वेरिएबल की तरह ही ये क्या होते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग में ये काम करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को गलत करने की, अ टाइप ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल दैट सिस्टमेटिकली वेरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोटेंशियली लीडिंग टू फॉल्स एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्टूडेंट्स हु गेट मोर स्लीप, अगर एक स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सो रहा है और इसके साथ साथ वो अच्छा खाना भी खा रहा है, अच्छी डाइट भी ले रहा है, तो यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनके ऊपर क्या रहती है, इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अभी हम कुछ अदर हम बात करते हैं, जैसे कि हम स्केल की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारी जो स्केल है, स्केल का मतलब क्या होता है, हमारे 4 तरीके के स्केल्स होते हैं जिससे कि नापा जाता है। डाटा को एनालाइज करने के लिए ये 4 तरीके के स्केल्स होते हैं। सबसे पहला स्केल होता है जिसको हम नॉमिनल स्केल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 4 तरीके से नापते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऐसे स्केल की बात कर रहे हैं जहां पर हम कैटेगरी में चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया जा सकता है कि आखिर यहाँ पर जो 50 लोग हैं इनमें से कितने लोग हैं जो कि मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन से कितने एज तक यहाँ पर कौन से पढ़े हुए हैं, कौन से ऐसे हैं, किन की आंखों का कलर कैसा है। तो यानी कि ये नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि हम क्या है कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटेगरी जहां पर मौजूद होती है जिनको डिवाइड किया जा सकता है वो नॉमिनल हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पर रैंकिंग होती है। रैंकिंग या क्या होती है मौजूद, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सो आखिर कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा कई बार सर्वे होता है, तो सर्वे में क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको रैंक करना है। आपके पास 5 स्टार है तो आपको कितने स्टार आपको देने हैं। तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर रैंकिंग मौजूद होती है और रैंकिंग के साथ साथ कैटेगरी भी यहां पर मौजूद होती है। तीसरा आ जाता है जहां पर इक्वल डिस्टेंस होता है, जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यहां पर कोई भी ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। टाइमिंग क्या होती है कि हमारे आपको पता है कि अगर 1 घंटे है तो 1 घंटे के अंदर कितना टाइम है, जरूरी नहीं कि 5 से 6 के बीच में जो 60 मिनट्स है वही 60 मिनट्स आपको 6 से 7 के बीच में भी देखने के
निकले मिलेंगे। तो यानी एक इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है। चौथा वेरिएबल जिसको स्केल, रेशियो स्केल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट मौजूद होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट हो गया, इनकम हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, यानी कि अगर किसी की इनकम है तो वो जीरो भी हो सकती है, वहीं पर ही किसी की इनकम 100 रुपए भी हो सकती है। लेकिन ये जो सेम जीरो है, ये कहां पर नहीं मौजूद हो सकता, ये इंटरवल में नहीं मौजूद होता। क्या 1 सेकंड से भी नीचे हमारा कुछ 0 पॉइंट का कोई टाइम होता है? नहीं होता है। वहीं पर ही रैंकिंग में 0 का ऑप्शन आता है? नहीं आता। कैटेगरी में 0 का ऑप्शन नहीं आता। सो यानी रेशियो स्केल जहां पर ट्रू 0 पॉइंट का ऑप्शन आपके सामने मौजूद होता है। अब आपको सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे स्केल्स हो जाते हैं। स्केल्स के बाद अभी हम बात कर लेते हैं सैंपलिंग के बारे में। 2 तरीके की सैंपलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर मेरे पास 4 बॉल है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उन 4 में से 3 बॉल भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है राम भरोसे। नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 4 निकलेगी 3 निकलेगी, यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसी चीजें होती ही नहीं है। यहां पर फिक्स होता है कि 4 बॉल हैं तो पहले हम 1 बॉल निकालेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो जहां पर फिक्स होंगी चीजें उसको क्या बोला जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी है इसमें क्वांटिटेटिव सैंपलिंग मौजूद होती है, जिसके अंदर हमारे नंबर्स, डाटा मौजूद होंगे। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, तो यानी कि यहां पर इंटरव्यूज, ओपिनियंस, आइडियाज, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। अब जरा इसके भी हमारे टाइप्स आते हैं जिनसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, की बात कर लेते हैं। इनमें आप देखोगे सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हमारे पास इतने लोग हैं, अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास फिक्स नहीं है कि कौन सा लोग आएगा, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि किसी को भी आप सडनली किसी को भी चूज किया जा सकता है, जिसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, एक परफेक्ट सिस्टमैटिक वे में यहां पर क्या होता है, nth टर्म के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती हैं। यानी कि मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगी, फिर दोबारा मैं 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगी, फिर दोबारा आगे के 5 लोगों को सेलेक्ट करूंगी। तो ये सिस्टमैटिक वे में वर्क करता है। तीसरा सैंपलिंग होता है, यहां पर मिक्सचर चीजें यहां पर मौजूद होती है, मेल भी है, फीमेल भी है, बहुत सारी चीजें मिक्सचर यहां पर मौजूद है, तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। देन क्लस्टर्ड सैंपलिंग आती है, यहां पर एज में भी आप देखोगे कि कई सारा वो होता है, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। सो इन दोनों में आपको क्या याद रखना है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहां पर क्या होता है, सब ग्रुप्स यहां पर मौजूद होते हैं, सब ग्रुप्स यहां पर मौजूद होते हैं और किसी को भी चूज किया जा सकता है। यानी कि इक्वल सिलेक्शन हो सकता है कि चाहे यहां पर फीमेल्स आ जाए, चाहे यहां पर मेल्स आ जाए। 50 लोग हैं, उनमें से फीमेल्स भी होंगी और मेल्स भी होंगे, है ना। एंड देन उसके बाद नीचे हमारा क्लस्टर्ड सैंपलिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फीमेल मेल्स तो होंगे, इसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, अलग अलग नेशनैलिटी के भी होंगे, तो ये हमारा क्लस्टर्ड सैंपलिंग के नाम से आ जाता है। क्लियर सभी को, क्लस्टर्ड सैंपलिंग आती है। देन आ जाती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जहां पर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, सर्वेज यहां पर लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है कन्वेंस सैंपलिंग, हम किसी को कन्वेंस करें। रिपोर्टर्स क्या होता है कि सामने जो भी पर्सन मिला उनसे पूछा एंड चलते बने, यानी कि मैंने सामने जो भी आसपास मुझे दिखेगा उनसे मैं सडनली किसी से भी बात कर लूंगी, तो वो कन्वेंस होता है। दूसरा आता है जजमेंटल सैंपलिंग, जो कि पर्पसिव सैंपलिंग जिसका नाम होता है, यानी मेरा पर्पस है कि मुझे अगर जेनजी से बात करनी है तो मैं जेनजी के पास जाऊंगी, मैं किसी ओल्ड एज या मैं मिलेनियम से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो जेनजीज होंगे उनसे बात करूंगी। सो यहां पर पर्पसिव सैंपलिंग आती है। तीसरा होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन जिसका इंटरव्यू लेना है वो बहुत ही मुश्किल से मुझे मिलता है। मैं किसी पर्सन के पास गई, जैसे मूवीज में अक्सर होता है ना कि जो विलन्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलता है, हीरो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो यानी मैं इस पर्सन के पास गई, इसने बोला, इसने मुझे दूसरे पर्सन के पास भेजा, दूसरे पर्सन ने बोला तुम्हें यहां पर मिलेगा, तो इतनी मुश्किल से मुझे डाटा मिल रहा है, स्नोबॉल के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद कोटा सैंपलिंग, जो कि एक तरीके का ऐसा सैंपलिंग होता है कि यहां पर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, ये जस्ट लाइक
सैंपलिंग की तरह ही होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि मेल फीमेल्स के इक्वल चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होता, हम खुद चूज करते हैं कि मुझे फीमेल से बात करनी है या फिर मुझे मेल से बात करनी है। सो ये होता है कोटा सैंपलिंग। ये 4 तरीके के सैंपलिंग्स हो जाती हैं, आप सभी को याद रखना है, इनसे भी भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एक और तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिक्सचर से। तो एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंपलिंग से ही पूछा जाता है। इधर हमारी क्या है, बॉल्स मौजूद हैं कि कहीं पर भी पिंक बॉल हो सकती हैं, कहीं पर भी रेड बॉल ग्रीन बॉल्स हो सकती हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस के नाम से जानते हैं। वहीं पर ही होमोजीनियस, यहाँ पर आप देखोगे कि एक परफेक्ट, एक मेल है फीमेल है, मेल है फीमेल है, ठीक है, एक परफेक्ट सिस्टमेटिक वे में ये सारी चीजें चलती है। इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो इस वजह से आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डाटा के सोर्सेज की बात करते हैं। तो हमारे दो तरीके से हम इन डाटास को कलेक्ट करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी डाटा, जहां पर मैं पहले फर्स्ट हैंड डाटा होता है, खुद जाकर यहाँ पर डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ। वो किस किस फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है, इंटरव्यू की फॉर्म में, सर्वे की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, या फिर मैं सामने से किसी चीजों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फोकस ग्रुप को यहाँ पर बैठा रखा है। तो ये सारे के सारे हमारी प्राइमरी डाटा में आते हैं। सेकेंडरी डाटा जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है, जैसे कि बुक्स हो गए, जैसे कि ऐसे डाटा जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखे हैं, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी डाटा के अंदर आते हैं। चलिए, ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी हम बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था रिसर्च प्रोसेस में हमारा प्रोसेस नंबर 3 होता है। नंबर 3 पर आता है हमारा हाइपोथेसिस जनरेट करना। अब हाइपोथेसिस जब जनरेट की जाती है तो इसमें क्या होता है, हमारी 2 तरीके की हमारे हाइपोथेसिस होती है। सबसे पहले तो 2 तरीके की। सबसे पहली हाइपोथेसिस जिसको हम नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि नो रिलेशनशिप, नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चे को पानी पिला रही हूं, ओके, पानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं किसी बच्चे को पानी पिला रही हूं, क्या पानी पिलाने से बच्चा ज्यादा सोएगा या ज्यादा पढ़ाई करेगा? तो यानी कि मैं इन दोनों के बीच में बोल रही हूं कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, नल बटा सन्नाटा। तो यानी कि जीरो रिश्ता है, जिसको हम HO एंड नल हाइपोथेसिस के नाम से हम जानते हैं। वहीं पर ही दूसरा हाइपोथेसिस जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जब वाटर एंड जब मैं यहाँ पर क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉफी और जो स्लीप है इन दोनों के बीच में रिश्ता है, इन दोनों के बीच में रिश्ता है। इसको हम हाइपोथेसिस A1 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से बोलते हैं। यानी कि 2 चीजों के बीच में, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनकी गलत टेस्टिंग कर दी जाती है, जो कि 2 तरीके की होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, जिसको हम अल्फा एरर और बीटा एरर के नाम से जानते हैं। अब नल हाइपोथेसिस जो कि ये बोल रहा था, नल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता नहीं है ना। नल हाइपोथेसिस 2 वेरिएबल्स के बीच में नील बटा सन्नाटा रिश्ता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम यहां पर रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस से। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता है, वाटर पिलाने से कोई पर्सन जो है वो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पा रहा है। ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना इज कॉल्ड कि हम इन दोनों के रिश्ते को हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, टाइप 1 एरर, अल्फा एरर के नाम से इसको बोला जाता है। वहीं पर ही टाइप 2 एरर ऐसा एरर होता है कि यहां पर नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, पहले में तो हम रिजेक्ट कर रहे थे नल हाइपोथेसिस को, यहां पर रिजेक्ट नहीं कर रहे नल हाइपोथेसिस को। यानी कि हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर नल हाइपोथेसिस अगर ये कह रही है कि वाटर ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना, और यहां पर क्या होता है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को यहां पर क्या किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता। यानी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो ऑलरेडी गलत है। ये हमने ये टेस्ट किया कि कॉफी
और जो स्लीप है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिश्ता होता है। हम अभी हमने पढ़ा था, रिश्ता होता है इन दोनों के बीच में। अब नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है, नल हाइपोथेसिस गलत है और उसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए था। हमें इसको क्या करना चाहिए था, रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसमें नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, बाय मिस्टेक हम यहाँ पर रियल इफेक्ट को यहाँ पर भी गलत कर देते हैं। ठीक है, कि हमें इसको क्या करना था, नल हाइपोथेसिस जो कि ये बोल रही थी कि इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि कोई रिश्ता नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। अब क्योंकि नल हाइपोथेसिस यहां पर ऑलरेडी गलत थी, नल हाइपोथेसिस गलत थी, इन दोनों के बीच में रिश्ता है, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को हम सही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जहां पर ये जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन था, ये हमारा रिलेशन था, लेकिन रिलेशन होने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हम ये क्या हो गया, अब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि इन दोनों के बीच में रिश्ता है। और जब प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी इसको सही कर दिया था। जहां पर कोई रिश्ता नहीं है, नल हाइपोथेसिस, फिर भी इसको सही कर दिया, और जहां पर रिश्ता था फिर भी इसको गलत कर दिया, है ना। फिर भी इसको क्या कर दिया, फिर भी इसको गलत कर दिया गया है। ठीक है, फिर भी इसको क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया है। तो ये हमारा अल्फा एरर, बीटा एरर के नाम से जाना जाता है। अब कैसे डिसाइड किया जाता है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये आपको पी वैल्यू याद रखना है। पी वैल्यू याद रखना है कि यहां पर 0 पॉइंट से जो भी कम आता है, ठीक है, तो ये हमारी पी वैल्यू होती है। यानी कि अगर पी वैल्यू कम है, 0.05 से क्या होती है, पी वैल्यू कम है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में। अगेन मैं आपको बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में, तो हाइपोथेसिस को यहां पर क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। रिजेक्ट करना होता है, रिजेक्ट करने का मतलब यानी ये कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा कॉफी, हमने पढ़ा कि जो हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि कॉफी और स्लीप में कोई रिश्ता नहीं है, तो यानी हाइपोथेसिस गलत है, इन दोनों के बीच में रिश्ता होता है। तो यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नल हाइपोथेसिस गलत बोल रही है। दूसरा क्या आता है, हाइपोथेसिस में क्या होते हैं, दूसरा हमारा हाई पी वैल्यू, यानी कि जो भी हम देखेंगे यहां पर 0.05 है, तो यहां पर वीक एविडेंस हो जाते हैं। यहां पर जो नल हाइपोथेसिस है उसको फेल कर दिया जाता है। तो ये फेल करना यानी कि वाटर और स्लीप में कोई भी रिश्ता नहीं है, वाटर और स्लीप में कोई रिश्ता नहीं है, तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या किया जाता है, रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को, और यहाँ पर क्या कर, मतलब कि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा होगा, 0.05 से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस को नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम, ओके, तो हमारे जितने भी मेजर टॉपिक्स थे वो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट। होप सो कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ आती है हमारी, ये जो वैलिडिटी है उनकी बात कर लेते हैं। हमारी दो तरीके की वैलिडिटी होती है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर नहीं है सही। तो वैलिडिटी में आप देखोगे, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि क्या रिसर्च के अंदर बायसनेस तो मौजूद नहीं है, रिसर्च किसी अदर फैक्टर्स को तो नहीं यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो डिज़ाइन है वही बहुत ज़्यादा गंदा है, यानी कि जो भी हमने रिसर्च की है इसके इनर, इसके अंदर हम देखेंगे, यानी कि रिसर्च के प्रोसेस को देख सकते हैं, रिसर्च के डिजाइन को देख सकते हैं, सैंपलिंग को देख सकते हैं कि रिसर्च के अंदर तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको इंटरनल वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी रिसर्च मैंने रेडी करके दे दी है, रिसर्च रेडी है, अब मेरा काम क्या होगा, जो यहाँ पर आंसर आ रहा है इस रिजल्ट इसका, यही मैं दूसरी जगह रिसर्च करूंगी तो मेरा सेम यही आंसर आना चाहिए, जिसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, रिसर्च के अंदर हमारी
रिसर्च में क्या होता है कि क्या रिसर्च हमारी सही है, इसको हम क्या है रिलायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, कितना स्टेबल है, कितनी कंसिस्टेंस रिसर्च आ जाती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कई तरीके की चीजें आती हैं, जैसे कि टेस्ट और रीटेस्ट। हम क्या करते हैं, रिसर्च का जो रिजल्ट है क्या वो सही आ रहा है, बार बार सही आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार इसका टेस्ट किया जाता है। दूसरा क्या होता है, इंटररेटर, जिसका मतलब क्या होता है, यानी अलग अलग जगहों से इसको क्या है चेक किया जाता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी रिसर्च को हम पूरी तरीके से जांचने के लिए ये सारे के सारे टेस्ट हम यहां पर करते हैं। देन फाइनली आ जाते हैं हमारे रिसर्च एब्रीवेशन। ये सारे वो एब्रीवेशन है जिनसे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आपको सारे के सारे पता होने चाहिए कि क्या क्या एब्रीवेशंस हैं जो कि रिसर्च के अंदर जब साइट की जाती है, साइटेशन उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारा साइटेशन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले क्या आता है, जो ऑथर है वो आएगा। देन ऑथर के बाद आप देखोगे आर्टिकल का टाइटल आ जाता है, जर्नल, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम्स हैं, किसमें इशू किया गया है। तो ये हमारे आपको डिट्टो पूरा टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, डिट्टो टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपका एपीए फॉर्मेट है। ठीक है, एपीए फॉर्मेट है, एपीए फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा। पहले ऑथर आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, फिर उसके बाद टाइटल आ जाएगा। देन उसके बाद हम देखेंगे टाइटल के बाद यहाँ पर एडिटर का नेम आ जाता है एपीए में। देन आ जाता है किस बुक के अंदर, टाइटल ऑफ द बुक, पेज नंबर एंड देन पब्लिशर। ये एपीए फॉर्मेट की साइटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा चुके हैं। एमएलए फॉर्मेट की साइटेशन ये है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या होता है, ऑथर का नेम तो आता है लेकिन ऑथर का लास्ट नेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है। ठीक है, लास्ट नेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में, फिर आर्टिकल का अगर सब टाइटल है तो वो आता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, टाइटल ऑफ द मैगजीन आ जाएगा, डेट आ जाएगी। जो डेट एपीए में हम देखेंगे लास्ट में आ रही है, ये सारी चीजें इसमें पहली आ रही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन अगर यूआरएल है तो वो आ जाएगा टाइटल ऑफ द मैगजीन, है ना। एक सेकेंड, टाइटल ऑफ द मैगजीन यहाँ पर आ जाएगा, टाइटल ऑफ द मैगजीन यहाँ पर आ जाता है। देन टाइम आ जाता है, टाइम, डेट, ईयर, ये सारी चीजें, एंड लास्ट में आता है यूआरएल। ठीक है, लास्ट में यूआरएल आ जाता है। सो ये भी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको याद रखना है। होप सो कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही हमने बहुत ही कम से कम टाइम में हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। नाउ जब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे उन क्वेश्चंस को करके आपको कुछ नए टॉपिक्स, और भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको नए टॉपिक्स ना पता चले, हर बार पैटर्न में आपको कुछ नए नए टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट ये आपका बिल्कुल हमारा जो रूट्स थी, और रूट से भी मतलब कि हमने बहुत मेजर पोर्शंस हमने कवर कर लिए हैं। जो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या करना है, इन्हीं चीजों को इन डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वैसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन जो था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका काम क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, जो कि मैं आपको करवाऊंगी। होप्स हो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, होप्स हो कि बेनिफिशियल आपको क्लास लगी होगी। तो एनी डाउट, किसी को कोई डाउट आता है तो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसी के साथ ही वन मोर थिंग कि इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इफ यू आर समवन जो कि आप यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप हमारे पेड बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको टॉपिक वाइज ऐसी ही क्लासेस मिलेंगी और ज्यादा इन डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो वन शॉट क्लास थी तो ऑफकोर्स हम कम से कम टाइम में मेजर टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं कवर। अब आपको अगर हमारे बैच में एनरोल करना है, पेड बैच में, तो आपको सिंपली यहाँ पर इस गिवन नंबर पर आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देना है एंड जस्ट मैसेज में लिख देना कि आई वांट टू इनरोल इन योर पेड बैच 7011320891। सो इसमें आपको मैसेज ड्रॉप करना है पेड बैच। अगर आपको मिनिमम प्राइस में चाहिए, हमारे पास पेपर 1 का पेड बैच है, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का भी पेड बैच है, बहुत ही मिनिमम एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो पेड बैच के अंदर। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस मिलेंगी, एंड टाइम पर रिवीजन क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको पूरा टॉपिक वाइज सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, मेरे
हैंड रिटन नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो अगर इनरोल करना है तो फटाफट से हमारे बैच में इनरोल कर लो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।